तो सबसे पहले एक छोटा सा केस है। केस मतलब सिचुएशन है जहां पे ये लोग डिजिटल ऑडिट टूल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें कुछ खास नहीं क्योंकि इसके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से डिटेल में अपने चैप्टर में कवर्ड है। ये लोग इनिशियली दो कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, एक डिजिटल ऑडिट की और ऑडिटिंग डिजिटली। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो आईटी सिस्टम्स है उसका ऑडिट करना और उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं वो देखना, उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल ऑडिट। और ऑडिट प्रोसेस में डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करना, नई टेक्नोलॉजीज को यूज करना, उसको बोलते हैं ऑडिटिंग डिजिटली। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा फर्क है, दोनों अलग अलग चीज को टारगेट करते हैं। नाम आपको सिमिलर लग सकते हैं लेकिन ध्यान रखना इसके लिए। तो हम बात करते हैं कि डिजिटल ऑडिट मतलब क्या। तो आज के डेट में सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज है। तो डिजिटल ऑडिट के अंदर हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आईटी सिस्टम्स जो है उसको स्टडी करते, एग्जामिन करते, एनालाइज करते कि वो आर दे ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और कहां पे इंप्रूवमेंट हो सकता है। इसका क्या फायदा होता है? सबसे पहले तो कंप्लायंस। बहुत सारे लॉ आजकल बोलते हैं आईटी सिस्टम्स में ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो कंप्लायंस है कि नहीं वो पता चल जाता है। फिर डिजिटल ऑडिट होने की वजह से जितने भी स्टेक होल्डर्स है, कस्टमर्स का विश्वास बढ़ जाता है, सप्लायर्स का विश्वास बढ़ जाता है, एम्प्लॉयज का विश्वास बढ़ जाता है, सबका विश्वास बढ़ जाता है कि भाई डिजिटल ऑडिट हो गया, इनके डिजिटल सिस्टम्स पे हम पूरा भरोसा दिखा सकते हैं। और फिर सबसे ऑब्वियस है कि हमको डेफिशिएंसीज, गैप्स मिलते हैं, रिस्क पता चलता है और उसको कैसे ओवरकम करना वो हमको पता चलता है। तो सिंपल सिंपल सी चीजें हमको पता चलती है। की फीचर्स क्या होते हैं डिजिटल ऑडिट के? और द की फीचर्स, डिजिटल ऑडिट करने से अडॉप्शन ऑफ क्वालिटी डोजेस करके शॉर्टकट है। पहले अडॉप्शन, डिजिटल ऑडिट करने के बाद ऑडिटर बताता है कि कहां कहां पे हम लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, कहां कहां पे पेपर फॉर्म से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शिफ्ट हो सकते हैं, कहां पे क्लाउड पे शिफ्ट हो सकते हैं, कहां पे हम लोग एआई पे शिफ्ट हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो पूरा एनालिसिस देता है कहां कहां पे हम लोग टेक्नोलॉजी में शिफ्ट ला सकते हैं। क्वालिटी, डेफिनेटली अगर डिजिटल ऑडिट होता है तो सिस्टम कितने रिलायबल है पता चलता है, सिस्टम के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। क्योंकि सिस्टम के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है, सिस्टम्स कैसे हमको पता चल जाता है, तो हम लोग कम समय में बेहतर चेकिंग कर सकते हैं। इट डेफिनेटली इंप्रूव्स ऑडिट क्वालिटी। डिजिटल ऑडिट अगर हो गया है तो वो रिपोर्ट पढ़ के ऑडिट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, डिजिटल ऑडिट में वो पूरा चीज बताता है कि भाई अगर आपको नई टेक्नोलॉजी आप लगाओगे तो कितना कॉस्ट सेव होगा, कितने लॉसेस आपके कम होंगे, उसमें कितना खर्चा होगा। तो मैनेजमेंट सोच सकता है कि भाई नई टेक्नोलॉजी के लिए जाना कि नहीं जाना। आपको कंप्लीट ओवरव्यू देता है, कंप्लीट ओवरव्यू देता है कि भाई इतनी प्रोसेस, पूरा ओवरव्यू हमको पता चलता है सिस्टम्स का। मतलब अगर पूरा ओवरव्यू कि भाई कस्टमर का बिहेवियर है, वो कैसे साइट पे आता है, क्या सर्च करता है, कैसे प्रोडक्ट या कैसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है, कैसे उसको पे करता है, कैसे उसको ट्रैक करता है एंड सो ऑन। पूरा ओवरव्यू नजर आ जाता है। स्ट्रेटेजी, डिजिटल टूल्स यूज करके नई सर्विसेज जैसे पेशेंट्स को शेड्यूलिंग, आप शेड्यूलिंग कर लीजिए, अपनी दवाई को ट्रैक कर लीजिए, दवाई की रिमाइंडर लगा लीजिए, ऐसी नई नई सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव्स। एंड स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोग अक्रॉस द ब्रांचेस, अक्रॉस द प्रोडक्ट एक जैसे स्टेप्स, एक जैसा प्रोसेस हम लगा सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स और एडवांटेजेस है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि उससे क्या क्या बातें निकल कर आ सकती है। एडवांटेज ऑफ डिजिटल ऑडिट, अगर आप डिजिटल ऑडिट करवाएंगे तो क्या एडवांटेज है? नाउ यहां पे माना कि डिजिटल ऑडिट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ना ये एडवांटेजेस है ऑडिटिंग डिजिटली के, कि अगर डिजिटली ऑडिट करेंगे तो क्या क्या एडवांटेज। तो इनिशियली हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिस्क असेसमेंट इंप्रूव हो जाता है। इतना प्यारा एनालिटिकल प्रोसीजर्स है, कहां पे वेरिएशन है, कहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है, हमको रिस्क असेसमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ग्राफ्स, रेशियोज, कंपैरिजन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। हमारा ऑडिट करने का स्पीड बढ़ जाता है, एनहांसेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। फिर अल्टीमेटली बेटर ऑडिट क्वालिटी, पूरा ऑडिट हम सिस्टमैटिकली कर पाते हैं, बहुत ही रिलायबल रिपोर्ट बना पाते हैं। इट लोअर्स कॉस्ट, अल्टीमेटली कॉस्ट कम कर लेता है। तो बहुत सारे एडवांटेज फ्लो होते हैं अगर आप ऑडिट, ठीक है, डिजिटली करेंगे तो बहुत सारे एडवांटेज फ्लो होता है।
लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। बिजनेस पीपल आर राइट, बिजनेस के लोग सही है, स्ट्रेटेजाइज प्रोसेस सिक्योरिटी शॉर्टकट है। बिजनेस पीपल आर राइट, बिजनेस बेनिफिट्स, बहुत सारे बिजनेस बेनिफिट्स जो होते हैं डिजिटल ऑडिट करने के बाद में जो सजेशंस आते हैं वो क्वांटिफाइबल नहीं होते कि भाई कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होगा, सप्लायर खुश होंगे, एम्प्लॉयज खुश होंगे, बहुत सारी चीजें क्वांटिफाइड नहीं होती। एग्जैक्टली कैसे बेनिफिट फ्लो होगा समझ में नहीं आता, वो प्रॉब्लम है। पीपल, बहुत सारे ऐसे व्यूज आ सकते हैं जिसमें लोगों के जॉब जा सकते हैं और ऑटोमेशन हो सकता है। राइट प्रोसेसेस, हर चीज को ऑटोमेट करने की कोशिश मत करो, टाइम एफर्ट्स पैसा ज्यादा लगेगा। जो बहुत रिपीटिव नेचर टास्क है, रिपीटिव नेचर जहां पे ज्यादा जजमेंट नहीं लगाना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, उसको आप ऑटोमेट करने का सोचिए। स्ट्रैटेजी आपकी सही होनी चाहिए। आपने कुछ चीजें ऑटोमेट कर दी, कुछ नहीं करी तो मजा नहीं आएगा, पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फिर जो भी प्रोसेस आप जो भी ऑटोमेट करना चाहते हो उसको बहुत अच्छे से टेस्ट कर लीजिए, उसको डेवलप करिए, इवेल्युएट करिए, टेस्ट करिए, फिर इंप्लीमेंट कर लीजिए, वो पूरी तरीके से रेडी हो। फिर उसके बाद, नहीं तो क्या आधा अधूरा इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे। गवर्नेंस एंड डेटा सिक्योरिटी, आपको डेटा सिक्योरिटी के नए नए चैलेंजेस आ जाएंगे, न्यू चैलेंजेस, डेटा लीक होने के चांसेस है, ये प्रॉब्लम्स, तो ये चैलेंजेस भी आपको आ जाते हैं। आपको अंडरस्टैंड, मैनेजमेंट जब नई टेक्नोलॉजी लगाता है तो आपको समझना पड़ेगा कि उन्होंने क्या चेंज किया। फॉर एग्जांपल, सभी जो बॉक्सेस है, जो इन्वेंट्री के बॉक्सेस है, उसके ऊपर RFID लगा सकते हैं, यू कैन गो फॉर RFID। तो समझो कि आप इन्होंने क्या चेंज किया है, इन्होंने हर जगह पे RFID लगा दिए और उसके बारकोड रीडर्स और सेंसर्स हर जगह पे लगा दिए हैं। तो यहाँ पे जो काउंटिंग करने के लिए लोग लगते हैं वो कम लगेंगे, मूवमेंट मॉनिटरिंग आपकी लाइव होगी RFID की वजह से। तो आपको देखना पड़ेगा क्या चेंज होगा, नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड विल चेंज, जो जिस तरीके से हमको इंफॉर्मेशन मिलती दैट विल चेंज। आप तो प्रोसेस चेंज समझिए। इसके बाद चेंजेस इन सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, आपका जो सिस्टम डेवलपमेंट है वो चेंज हो जाएगा। अब आपको इन्वेंट्री में हर जगह पे RFID, आपको जो सॉफ्टवेयर लगेंगे वो RFID बेस्ड लगेंगे, आपको जो हार्डवेयर लगेंगे वो RFID को डिटेक्ट कर सके, इस तरीके से आपको हार्डवेयर लगेंगे और आपको मेंटेनेंस भी वो हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो आप समझिए कौन सी नई टेक्नोलॉजी, क्या प्रोसेस में चेंजेस है, उससे सिस्टम डेवलपमेंट मेंटेनेंस में चेंजेस हो जाएंगे और अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट क्या हुआ इंफॉर्मेशन सिस्टम में। आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको एक्यूरेट डेटा मिल रहा है, आपको ज्यादा बेहतर एनालिसिस मिल रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में वो भी समझिए। अब ऑडिटिंग डिजिटली, तो जब ऑडिट करने के लिए हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑडिटिंग डिजिटली। तीन तरह की चीजें मेजरली होती है। डेटा एनालिसिस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, बहुत एडवांस लेवल का एनालिटिकल प्रोसीजर्स हम लोग इसमें यूज करते हैं। आप डेटा बस इनपुट करिए, वो डेटा स्टडी करके एनालाइज करके उसमें से पैटर्न्स, उसमें से लर्निंग अपने आप निकलने लगेगी, ग्राफ अपने आप बनने लगेंगे। फिर ऑटोमेशन, बहुत सारे जो रिपीटेटिव नेचर काम है उसके लिए हम लोग स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं, बॉट बना सकते हैं और ऑटोमेटिकली ये बॉट काम करता रहेगा, चेकिंग चलती रहेगी। सैम्पलिंग, जो अजीबोगरीब ट्रांजैक्शन है वो सैंपल में सिलेक्ट हो सकते हैं, दैट कैन बी सिलेक्टेड इन द सैंपल। तो दास डेटा एनालिटिक्स बहुत ज्यादा अच्छा होता है, डिजिटल बहुत अच्छा एनालिसिस होता है, ऑटोमेशन करवा सकते हैं, सैंपलिंग सिलेक्शन करवा सकते हैं। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन ऑडिटर, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एन ऑडिटर, भाई क्या है एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूए। तो भाई देखो एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है, ब्लॉकचेन, AI, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी अब समझ में आनी चाहिए। ड्रोन टेक्नोलॉजी, सबके बारे में आगे डिस्कशन होता है, ये समझ में आनी चाहिए। फिर अपने स्टाफ को ट्रेन करवाना चाहिए, उसके स्किल लेवल को अपस्किल इंप्रूव करना चाहिए। ऑटोमेशन, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में। और फिर हम लोग एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। वी कैन किस तरह के एक्सपर्ट्स हमको लगेंगे, उसको आइडेंटिफाई करके उसको ऑडिट प्रोसेस में इन्वॉल्व करिए। एग्जाम्पल दिया है कि भाई आपके एक बंदा मैन्युअली रिव्यू करता था कितने नए वेंडर्स ऐड हुए हैं, उनका पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया क्या, ये मैन्युअली चेक कर रहा था बंदा। अब आप उसके लिए एक बॉट बना दो, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट यूज करो, जो बहुत लेबर इंटेंसिव काम है, वो आप बॉट बना लो। बॉट में क्या होगा, बॉट अपने आप चेक करेगा कि भाई कितने नए एडिशंस हुए हैं, अपने आप सैंपलिंग करेगा, अपने आप देखेगा कि रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स आए थे कि नहीं आए थे। इससे बहुत ज्यादा एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी,
जो काम करने के लिए 10 घंटे लगते थे वो शायद आधे घंटे में हो जाए पूरा का पूरा। एडवांटेज क्या है अगर हम ऑडिट करेंगे डिजिटली? ठीक है, ह्यूमन डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। पहले वाउचर्स मैनुअली चेक करते थे, अब ऑटोमेटिक चेकिंग होगी तो ह्यूमन डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ ऑडिट, डेफिनेटली बहुत सारे नए टूल्स आपको ऑडिट करने के लिए मिल जाएंगे, एनालिसिस के लिए आपको मिल जाएंगे अंदर अंदर की, तो आप बहुत काम सिस्टमैटिकली एज पर लॉ रूल्स रेगुलेशन सिस्टमैटिकली आप कर पाएंगे, क्वालिटी एनालिसिस कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे, क्वालिटी रिपोर्ट आप बना पाएंगे, तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ ऑडिट इंप्रूव्स क्योंकि आप बहुत डीप एनालिसिस कर पा रहे कंपैरेटिवली। बेटर रिस्क असेसमेंट, ठीक है, हाई क्वालिटी बीटा वर्जन, शॉर्टकट है हाई क्वालिटी बीटा वर्जन। बेटर रिस्क असेसमेंट होता है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा हम बेहतर एनालिसिस कर पाते हैं, अनयूजुअल चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, कम समय में काम होता है, डेफिनेटली इंप्रूव होती है एफिशिएंसी। ट्रांसपेरेंसी, इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, कंप्लीट फ्लो दिखता है कि डेटा किसने, ट्रांजैक्शन किसने बनाया था, किसने पोस्ट किया, किसने एडिट किया, पूरी ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होती है, तो डेफिनेटली ऑडिट भी हम अच्छे से कर सकते हैं, वी कैन गेट ऑल द डिटेल्स एट ईज। बहुत सारा काम हमने ऑटोमेट कर दिया है, आराम से हम लोग ऑडिट कर सकते हैं, तो बहुत सारे एडवांटेज फ्लो होते हैं ऑडिटिंग डिजिटली। अब अगर आप ऑडिटिंग कुछ बातें, जैसे फॉर एग्जांपल पहले बहुत ही मैनुअल डेटा हुआ करता था, एनालिसिस बहुत मुश्किल था, तो अगर आप ऑडिट करना तो डिजिटली पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो कि भाई कौन सा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो पहले मैनुअली डेटा एक्सेल में फीड करके एनालाइज करते थे, ये बहुत सारा डेटा मैनुअली फीड किया जाता था अलग अलग सिस्टम से लेकर। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, अब आपकी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप पूरा का पूरा डेटा अपलोड कर सकते हो, स्टडी कर लेगा, एनालाइज कर लेगा और आपको एनालिसिस दे देगा। आप देखो कितना खर्चा आ रहा है, कितने नंबर ऑफ आवर्स बचेंगे, कितने मैन आवर्स बचेंगे, कितना कॉस्ट बचेगा। तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, कौन सी टेक्नोलॉजी इसको सॉल्व कर सकती है और मोटा मोटी कितना खर्चा लगेगा। अगर हो जाए फिर आप लगता है कि यार हो सकता है, ठीक है, प्रॉफिटेबल। अब सिलेक्शन, कितने कितने सॉफ्टवेयर टूल्स वेंडर्स अवेलेबल है, देखो उसमें से कौन सा बहुत अच्छा है, कौन सा डेटा कलेक्शन, मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन, विजुअलाइजेशन में सबसे आसान होगा, कौन सा उसको प्रायोरिटी दो, उसको अपने ऑडिट प्रोसेस में आसानी से इंटीग्रेट करो। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आने वाले उसके सॉल्यूशन पहले से निकाल के रखो। तो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, आपने टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया, अब अपस्किलिंग, अपने पूरे स्टाफ को की यूजर स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छे से अगर आप उनको ट्रेन करेंगे तो वो चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ऑटोमेशन को धीरे धीरे करिए, पहले एकदम सिंपल चीज को ऑटोमेट करिए, फिर और बड़ी चीज को ऑटोमेट करिए, धीरे धीरे ऑटोमेशन के लेवल्स को आप बढ़ाइए। स्टैंडर्ड जो टास्क है उसको आप रिपीट कर सकते हैं, बहुत सारे जो आप काम करते हो। ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आप यूज कर सकते हो। ऑटोमेशन के एग्जांपल दिए नीचे, मैक्रोज एंड स्क्रिप्ट्स, आप बहुत सिंपल से रूल बेस्ड मैक्रोज आप लिख सकते हो, बस उसको आपने रन किया, एक आपके एक्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल के अंदर मैक्रोज रिपीटेटिव काम बड़े आसानी से होने लगेंगे। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, बिजनेस की जो एक्टिविटीज हम करते हैं वो ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप होने लगे, भाई कस्टमर का ऑर्डर है, बाकी काम अपने आप होने लगे, उसको बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। जहां पे बहुत ही लेबर इंटेंसिव काम है, वो लेबर इंटेंसिव काम अपने आप स्टेप बाय स्टेप हो सके, उसको हम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन बोलते हैं। बॉट्स बना लो, ठीक है, नया एम्प्लॉय आया है, बॉट बना लो आप, उसका आईडी अपने आप बन जाए, उसको वेलकम मेल चला जाए एंड सो ऑन। तो इसमें बहुत मेहनत लगती थी, और मेहनत वाला काम ऑटोमेट हो जाए। ठीक है, ह्यूमन एफर्ट्स वाला काम ऑटोमेट हो जाए। और जब आप बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, बिजनेस भी ऑटोमेटिकली चले और लेबर इंटेंसिव काम भी अपने आप चले, ये दोनों चीजों को यूज करें तो उसको इंडियन प्रोसेस ऑटोमेशन, जैसे कस्टमर केयर है, उसको अपने आप स्टडी कर रहा है सिस्टम, कौन से कॉल ज्यादा टाइम लेते, कम लेते हैं, उसको सेग्रीगेट करना, एनालाइज करना, सोल्यूशन निकालना एंड सो ऑन, उसको इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन हम लोग बोलते हैं। आईटी एनवायरनमेंट तो डेफिनेटली हम लोगों ने समझना चाहिए। आईटी एनवायरनमेंट हम लोग समझेंगे, कंपनी के आईटी सिस्टम्स को हम अच्छे से समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस है, और ये भी समझ पाएंगे कि कैसा स्पेशलाइज नॉलेज और स्पेशलाइज एक्सपर्ट हमको लगेंगे ऑडिट करने के लिए। ठीक है, ऑडिट को डिजिटली करने के लिए, तो अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें क्या समझना चाहिए, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आईटी डिपार्टमेंट का हेड, उसके नीचे कौन है, सीआईओ है, उसके नीचे
आईटी मैनेज चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, सीईओ के नीचे सीआईओ है, उसके नीचे आपके आईटी मैनेजर्स अलग अलग सेक्टर्स के, पूरा ऑर्गेनाइजेशन समझो, गवर्नेंस समझो, कौन से प्रिंसिपल्स पे आईटी डिपार्टमेंट चल रहा है। फिर एक्सटेंड ऑफ आईटी इंटीग्रेशन, कौन से बिजनेस प्रोसेस ज्योग्राफिकल एरिया में आईटी यूज करने लगे, कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, सेल्स फोर्स यूज कर रहे हैं, सैप आप यूज कर रहे हो, ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेजॉन का वेब सर्विस यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर यूज कर रहे हो, ठीक है, आप या फिर प्राइवेट आपका खुद का सर्वर है वो आप यूज कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स, किस तरह की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है, पॉलिसी पासवर्ड चेंज करने की प्रोसीजर्स है, बैकअप की प्रोसीजर्स है, फिर किस तरह की रिस्क चल रहे हैं आजकल और किस तरह के कंट्रोल्स, इसका अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो। एकदम ब्रॉडर से लेके नैरो डाउन होता हम लोग होते चले गए। फिर ये भी समझो कि की एरियाज आईटी एनवायरनमेंट में फास्ट एंड कॉम्प्लेक्स शॉर्टकट है, फ्लो ऑफ द ट्रांजैक्शन समझो, कस्टमर ऑर्डर आने के बाद से पूरी जो स्टेप बाय स्टेप पूरी एक्टिविटी फ्लो है, पूरा वो फ्लो समझो, कितने काम ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है अपने आप हो रहे हैं, कितने मैनुअल ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व है, मैनुअल कंट्रोल्स है वो समझो। सिग्निफिकेंट सिस्टम कि भाई सीआरएम सेल्स का सिग्निफिकेंट सिस्टम है, सैलरी प्रोसेसिंग सिग्निफिकेंट सिस्टम है, कौन से अकाउंटिंग सिग्निफिकेंट सिस्टम, कौन से बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो आप समझो, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं, ब्लॉकचेन, एआई, रोबोटिक, आईओटी, बायोमेट्रिक्स, और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कितना जितना हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन रहेगा, जितनी अलग अलग टेक्नोलॉजीज होगी, ठीक है, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अब आइडेंटिफाइंग रिस्क में वापस नेचर ऑफ एप्लीकेशन, क्या क्या काम कर रहा है, ऑर्डर लेने का काम, पेमेंट लेने का काम, अकाउंटिंग का काम, डिस्पैच का काम, क्या क्या काम कर रहा है एक एप्लीकेशन वो समझो, कितने तरह की साइबर रिस्क है, कितने तरह के साइबर अटैक्स हो सकते हैं वो समझो, व्हाट आर द साइबर सिक्योरिटी रिस्क इन्वॉल्व, कैसे कैसे नुकसान हो सकते हैं और कैसे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास में स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स कंट्रोल्स है, ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ये समझना होगा। रिस्क सबसे बड़ा लॉ होता है, लॉ रिलेटेड रिस्क है, आप लॉ ने आपको बताया क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल नहीं करोगे तो पनिशमेंट्स हो सकते हैं, लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं। फिर उससे सिस्टम्स होते हैं कि भाई सिस्टम आपस कितने अलग अलग सॉफ्टवेयर है, आपस में अच्छी इंटीग्रेशन है ना, कंपैटिबिलिटी है ना। फिर अगर स्केलिंग अप करते हैं, अचानक बहुत हिट्स हो गए, ज्यादा विजिटर यूजर्स आ गए, सिस्टम शटडाउन तो नहीं होगा, आउटेज तो नहीं होगा, वो समझना सिस्टम रिलेटेड। अनऑथराइज्ड चेंजेस है तो मास्टर है क्या कोई कर सकता है क्या मास्टर फाइल में, जैसे एग्जांपल देखा था लोन एप्लीकेशन फाइल, लोन फाइल, जो लोन फाइल है उसमें अनऑथराइज्ड चेंजेस टू आईटी एप्लीकेशंस, जैसे कोई एम्प्लॉय ने गुस्से में आके सॉफ्टवेयर गुस्से में आकर वायरस छोड़ दिया, कुछ अनऑथराइज्ड चेंजेस कर दिए, फेलियर टू अपडेट सिस्टम रिलेटेड, भाई अपग्रेड ही नहीं किया, सही वर्जन पे आप नहीं गए। आईटी पर्सनल रिलेटेड रिस्क, उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन बहुत पावरफुल रहता है, एक्सेस करके कॉन्फिडेंशियल सैलरी डेटा लीक कर दिया, ठीक है, कॉन्फिडेंट डेटा सबको दे दिया, उनके पास में प्रिविलेज है। डेटा रिलेटेड डेटा लॉस हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, डेटा चोरी हो सकता है, पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है, अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा हो सकता है, अनऑथराइज चेंजेस हो सकते हैं, फेक ट्रांजैक्शन को इंसर्ट किया जा सकता है, ये रिस्क है। प्रोसेस रिलेटेड एक फ्लो है, सबसे बड़ा लॉ होता है, लॉ के बाद में सिस्टम के बाद आईटी पर्सनल, फिर डेटा, फिर उसकी प्रोसेसिंग। ऑटोमेटेड सिस्टम्स को रोककर मैनुअल इंटरवेंशन करना और अपने हिसाब से चेंजेस करना, ठीक है, ये भी एक रिस्क है। सिस्टम डाउन रहना लंबे समय तक, कुछ काम नहीं हो पाना, ये भी एक रिस्क है। देन अलग अलग आईटी डिपेंडेंसीज, आईटी आने के बाद अलग अलग डिपेंडेंसीज आ गई है। CSAR कैलकुलेशंस बहुत सारे आईटी कर लेता है, तो हम कैलकुलेशंस के लिए डिपेंड है, बहुत सारी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ डेटा सिस्टम देख लेता है, ठीक है। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, बहुत सारे कंट्रोल्स ऑटोमेटिक है, बहुत सारे कंट्रोल्स ऑटोमेटिक है, बहुत सारे अप्रूवल्स ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है, वहां पर डिपेंडेंसी हो गई, भाई तुम ही बहुत सारी चीज अपने आप डिसीजन लेते जा रहे हो। इंटरफेस वो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है जो दो सिस्टम्स को जोड़ता है, डेटा इधर से उधर ट्रांसफर होने देता है, इंटरफेस है, ठीक है, इंटरेक्शन होता है दो सिस्टम्स के बीच में, तो वो वहां पर डिपेंडेंसी हो गई। बहुत सारे रिपोर्ट्स जनरेट कर लेता है, मंथली रिपोर्ट्स एनालिसिस के लिए, वहां पे डिपेंडेंसी जनरेट हो गई। तो ये सारे डिपेंडेंसीज है सिस्टम के ऊपर, जितनी ज्यादा डिपेंडेंसीज होंगी उतने अच्छे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स होने चाहिए। पूरे आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कंट्रोल होते हैं उसको हम लोग
आईटी, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स बोलते हैं। इसमें पॉपुलर है एक्सेस सिक्योरिटी। एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल्स, कितने आईडीज है, नए आईडीज, कितने आईडीज को एक्सेस है, अकाउंट से क्या क्या एक्सेस है, नया बंदा आता है, रोल रिस्पॉन्स चेंज होता है, ट्रांसफर होता है, तो उसके आईडी के राइट्स बदलने चाहिए, क्वार्टरली रिव्यू करना चाहिए, दैट इज एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल। फिर उसके बाद में प्रोग्राम चेंज कंट्रोल। प्रोग्राम जब अगर आपको कोई चेंज करना है तो उसको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में बनाओ, फिर उसको टेस्टिंग एनवायरनमेंट में चेक करो, और उसको फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, मतलब लाइव जहां पे काम चल रहा है वहां पर उसको लेकर आओ। इमरजेंसी चेंजेस होंगे तो कम से कम एप्लीकेशन रीजन सिग्नेचर्स होने चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन में। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मतलब जहां पे अभी लाइव सॉफ्टवेयर चल रहा है उसको हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, वो बेस्ट होता है, सबसे एफिशिएंट, इफेक्टिव और प्रोटेक्टेड। डेटा सेंटर ऑपरेशन कंट्रोल में बैकअप की बात करिए, रेगुलरली बैकअप्स रेगुलरली डेली बेसिस पे बैकअप लिए जा रहा है, उसको इनक्रिप्ट किया जा रहा है, एक सही सर्वर पर उसको रखा जा रहा है सेफ तरीके से। रेगुलर बेसिस पे बैकअप, रेगुलर बेसिस पे बैकअप बराबर अपलोड, बराबर यूजेबल है ना, ठीक है, रिस्टोर कर पाएगा ना चीजों को, ये चेक किया जा रहा है। तो आईटी डिपेंडेंसीज जहां पर भी आईटी जनरल कंट्रोल्स होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साइबर रिस्क, क्या चांस है साइबर अटैक होने, कितने बड़े साइबर अटैक, दैट इज साइबर रिस्क। साइबर अटैक मतलब क्या, अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस करना, अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस करना, ठीक है, और कंप्यूटर सिस्टम डेटा को डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, दैट इज साइबर अटैक। बहुत सारे साइबर अटैक उसमें, मैलवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। रैंसमवेयर ऐसा है जो आपके पूरे डेटा को एनक्रिप्ट कर देगा, पैसे दोगे तो ही डिक्रिप्ट करेगा। ट्रोजन ऐसा है जो आपके रेगुलर फाइल्स और सॉफ्टवेयर्स के साथ में आता है, किसी को पता चलता नहीं है, जनरली इंस्टॉल कर लेता है और धीरे धीरे डेटा चुराता रहता है। मोबाइल मैलवेयर जो बेसिकली एक मोबाइल में एप्स डाउनलोड करते वक्त, अनऑफिशियल ऐप स्टोर से डाउनलोड करते वक्त साथ में ऐसे मैलवेयर आ सकते हैं जो पूरा मोबाइल का डेटा चुरा सकते हैं। फाइललेस मैलवेयर, ये ऐसा है कि इसका अलग से कोई कोड नहीं बनता, इसकी कोई अलग से फाइल नहीं होती, ये सिस्टम के लूप होल्स को यूज करता है और रैम के अंदर एक्टिवेट होके चलता है। हार्ड डिस्क के ऊपर किसी तरह कोई नामो निशान नहीं होता, इसलिए इसको पकड़ना और भी मुश्किल होता है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, बहुत सारे एक्सेस रिक्वेस्ट हिट्स अगर एक साथ आ जाए तो कोई भी साइट डाउन हो सकती है, उसको डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। फिशिंग, फ्रॉडुलेंटली जानबूझकर सेंसिटिव क्रूशियल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, उसको फिशिंग बोलते हैं। स्पीयर फिशिंग में एक खास डिजाइन होता है, पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन या कंपनी ऑफ पर्संस के लिए खास डिजाइन होता है ये स्पीयर फिशिंग, स्मिशिंग। इस ऐसे ऐसे एसएमएस आते हैं और आपको पर्सनल डेटा देने पे मजबूर करते रहते हैं। विशिंग, ऐसे कॉल्स आते हैं आपसे पर्सनल सीक्रेट डेटा निकालना चाहते हैं। वेलिंग, सीईओ सीएफओ लेवल के लोगों के साथ जब ये होता है तो उसको वेलिंग बोलते हैं, मतलब बड़ी मछली को पकड़ने गए लोग। स्पूफिंग, जानबूझकर इस तरह के ईमेल आईडीज या वेबसाइट एड्रेस बनाना जो एकदम रियल लगते हो लेकिन है क्रिमिनल के, ठीक है, उसको हम लोग स्पूफिंग बोलते हैं। डोमेन स्पूफिंग, एग्जैक्टली फेमस जो ब्रांड है की साइट्स है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी की वैसी कॉपी क्रिएट करना, पॉपुलर साइट्स की कॉपी क्रिएट करना और लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका डेटा या पैसा चुराना, फिर ईमेल आईडी, नकली ईमेल आईडी बनाकर फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश करना। आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स, एक बार अगर आपके यूजर नेम पासवर्ड चेंज रहते हो, सेम रहते हैं बहुत से लोगों के, ठीक है, तो वीक साइट्स पे पहले क्रैक करके पता कर लिया कि भाई यूजर नेम पासवर्ड क्या है, फिर इसको बाकी साइट्स पे आप यूज करते तो बेसिकली उसके आइडेंटिटी क्रेडेंशियल्स चुरा लेना, ठीक है, फिर उसके बेस पे और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, और जैसे ईमेल आईडी से ऑफिशियल या ईमेल आईडी से ऑफिशियल आपके ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड सब पता चल गए और कंपनी के डेटाबेस को भी नुकसान हो गया, उस सांस से भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। इनसाइडर थ्रेट, करंट या पास्ट एम्प्लॉय जब कंपनी को नुकसान पहुंचा जाए, इनसाइडर थ्रेट। डीएनएस टनलिंग, डोमेन नेम सर्विस, एक बेसिकली एक लाइब्रेरी होती है, ये ह्यूमन रीडेबल नाम है और हर साइट का आईपी एड्रेस होता है। और हम लोग जब भी नई साइट्स पे जाते हैं तो
डीएनएस को कांटेक्ट करते कि भाई इसका इसका एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, बता दो, वो यूज करेंगे। तो डीएनएस रिक्वेस्ट्स, क्वेरीज और रिस्पॉन्सेज बहुत कॉमन चीज है। जानबूझकर हैकर इस तरीके से सेटअप करता है कि भाई सर्वर और उसके सर्वर के बीच में डीएनएस क्वेरीज और रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं जिसपे किसी को शक नहीं होता, और जिससे किसी के ऊपर शक नहीं होता, भाई इस पे शक नहीं होता, और फ्रॉडस्टर अपना काम करके चला जाता है। आईओटी बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो छोटे छोटे डिवाइस आते हैं आजकल घर के, सब में इंटरनेट होता है, उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। वो जो आईओटी टेक्नोलॉजी है उसको यूज करना, एक बहुत बड़ा बॉट नेटवर्क बनाना गलत काम करने के लिए, ठीक है। आईओटी के बारे में और आगे जानेंगे अपन लोग। अगर साइबर रिस्क की बात करते हैं तो आप लिस्ट बनाइए, आइडेंटिफाई करिए कितने अलग अलग साइबर रिस्क है, असेस करिए कितने परसेंटेज है गलत काम होने के। फिर और एग्जांपल में रैंसमवेयर क्या चांस है, फिशिंग के क्या चांस है, इनसाइडर थ्रेट। फिर इम्प्लीकेशन कि भाई अगर साइबर अटैक हुआ तो फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, लोगों को, लॉयर्स को अपॉइंट करके रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, रेगुलेटरी कॉस्ट, वो फाइन्स पेनाल्टीज लगाएंगे, वो भी फाइनेंशियल इंपैक्ट है। फिर आपको एक्सपर्ट्स को लाकर अटैक को रोकना पड़ेगा, उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्स कॉस्ट है। आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी चलेगी, किसी और की चलेगी, उसकी वजह से और नुकसान होगा, ये भी फाइनेंशियल इंपैक्ट है। आपका बिजनेस इंटरप्रेट रहेगा, बंद रहेगा कुछ दिनों के लिए, ठीक है। बिजनेस का आपका बिजनेस के ऑपरेशंस का लॉस है, ठीक है। फिर डेटा एंड प्राइवेसी कंसर्न्स, आपका डेटा लॉस हो सकता है, रेपुटेशन का लॉस होगा, डेटा लॉस होगा, लोगों के पर्सनल इंफॉर्मेशन में ब्रीच होगा, वहां से उनके नुकसान हो सकते हैं। ऑल दीज आर इंपैक्ट्स। फिर मैनेजिंग द साइबर रिस्क, कॉम्प्रीहेंड करिए, कॉम्प्रीहेंड आप समझिए पहले होलिस्टिकली क्या क्या चीजें कैसे गलत हो सकती है। फिर आप आईटी रिलेटेड लॉ रूल से कंप्लायन करिए, अलाइनमेंट, अपना स्ट्रक्चर, अपने इन्वेस्टमेंट साइबर रिस्क मैनेजमेंट में लगाइए, और फिर उसके बाद में कंट्रोल सेट करिए, उसको डॉक्यूमेंट करिए। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हमको बताता है कि साइबर सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करना, साइबर रिस्क को कैसे मैनेज करना, साइबर अटैक से कैसे डील करना, यह फ्रेमवर्क हमको बताता है। यह हमको 5 चीजें करने के लिए बोलता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बोलता है कि आपको किसी भी कंपनी में आइडेंटिफाई करना होगा रिस्क। इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, आपको एसेट मैनेजमेंट करना होगा। पहले आपको डिजिटल एसेट्स कितने हैं उसकी आपको लिस्ट बनानी होगी कि कितने डिजिटल एसेट्स हैं। फिर वो आपके डिजाइन हो सकते हैं, पेटेंट्स हो सकते हैं, उसकी पूरी लिस्ट आप बनाइए। आपको रेगुलर बेस पे उस लिस्ट को रिव्यू करना है, वो लिस्ट कंप्लीट है ना, लिस्ट में जितने एसेट्स हैं उतने एसेट सेफ और सिक्योर है ना। फिर इसके बाद में एसेट प्रोटेक्शन के लिए आपको प्रायोरिटाइज करना है, कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है, कौन सा कम सेंसिटिव है, और जो ज्यादा सेंसिटिव है उसका आपको रिव्यू ज्यादा रखना है, उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है एज कंपेयर टू अदर्स। फिर इसके बाद आपको पीरियडिकली असेस करना है आसपास के कंपनियों में क्या चल रहा है, आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, कितने अटैक्स है, देख करके कि भाई कौन से अटैक्स हो सकते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस हो सकता है, कि मैलवेयर अटैक हो सकता है, कि फिशिंग हो सकता है, क्या चांसेस है, वो रिस्क आपको असेस करना है। आप एक बार ये सभी एसेट्स को जानोगे, उनका प्रोटेक्शन जानोगे, तभी आप रिस्क असेस कर पाओगे। इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है फाइनेंशियल, वो देखना है। और इससे मैनेज करने के लिए कोई साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको फॉलो करना चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए ताकि रिस्क को मैनेज कर सके। तो पहले आप एसेट्स को समझिए, उसके प्रोटेक्शन को समझिए, तो आप रिस्क को समझ पाएंगे और उसे डील कर पाएंगे। रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद देखिए सब में कुछ कुछ रिपीटेशंस है, रिपीट हो रही चीजें, कुछ यूनिक चीजें। तो बेसिकली रिस्क को समझना पहले फेज का, पहले स्टेज का, पहले पॉइंट का पूरा इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद में प्रोटेक्ट द रिस्क, वापस कुछ चीजें रिपीट हो रही है, आप एसेट्स को आइडेंटिफाई करिए, प्रायोरिटाइज करिए कौन सा है। प्रोटेक्शन के लिए कंट्रोल्स, आप स्ट्रॉन्ग एक सेपरेट सर्वर, एक स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन, कुछ ही लोगों को एक्सेस, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रख सकते हैं। आप एम्प्लॉयज को ट्रेन कर सकते हैं कैसे फिशिंग और बाकी साइबर अटैक से बचना, और मॉनिटरिंग लगवा सकते हैं कि भाई सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं कितने अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश हो रही है, एंड सो ऑन। तो रिस्क पता करने के बाद में प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रोल्स, ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग हो सकती है। फिर डिटेक्ट द रिस्क, मतलब डिटेक्ट द अटैक। जब भी अटैक हो, आपके इतने अच्छे सिस्टम्स होने चाहिए कि उन्होंने आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई
अनऑथराइज्ड एक्सेस, अलग अलग जगह से एक्सेस, अटैक्स, हिट्स हो रहे हैं। जैसे ही होंगे इवैल्यूएट करना चाहिए कितना बड़ा अटैक है, कितने लोग हिट कर रहे हैं, किस चीज पे हिट कर रहे हैं, कितना सक्सेस अभी तक मिल चुका है। ब्रीच मॉनिटर करते रहिए कि भाई कितना लीकेज हो रहा है, क्या स्पीड से हो रहा है। फिर सिक्योरिटी मेजर्स, अगर कुछ चीजें बराबर काम नहीं कर रही थी उसको रिस्टार्ट करिए, उसको रिस्टार्ट करिए, उसको अपग्रेड करिए ताकि अटैक को काबू में लाया जा सके। डिटेक्ट द रिस्क, उसके बाद नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड टू रिस्क। आप इंसिडेंट को नोट करिए, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसकी प्लानिंग करिए। हो सकता है इन हाउस स्टाफ रिएक्ट करे, कोई बाहर का स्टाफ रिएक्ट करे। देखिए अभी तक कितना कितना डेटा जा चुका है, कितना नुकसान हो चुका है, कितना कॉस्ट लगेगा, और कितना नुकसान हो चुका है, कैसे आगे जाके इससे बचा जाए। रिकवर फ्रॉम द रिस्क पोस्ट अटैक, भाई कितना इंपैक्ट हुआ है वो स्टडी आप करिए, कितना नुकसान हुआ है, रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है, उनको बता दीजिए। ठीक है, इसमें से अगर आपको रिकवरी करनी है तो डेटा बैकअप को, जो डेटा बैकअप था उसको रिट्रीव करिए, उसको फिर से रिस्टोर करिए सिस्टम को, एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को अपग्रेड करिए, सिक्योरिटी एनहांस करिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ताकि ऐसा अटैक वापस ना हो। ये ब्रॉड प्रिंसिपल्स अगर आप फॉलो करोगे तो साइबर सिक्योरिटी को आप प्रोटेक्ट कर पाओगे, साइबर रिस्क से आप बच पाओगे। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कंट्रोल्स की, साइबर रिस्क अगर है, कुछ कंट्रोल्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। 3 तरह कंट्रोल्स की बात करते हैं वो, वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन। तो बहुत ही सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, कुछ ही लोग के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, एक आध दो लोग के पास में, जो लोग वेंडर रजिस्ट्रेशन करवा सके फाइनल, या फिर जो मॉडिफिकेशन कर सके। फिर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके अंदर बहुत स्ट्रांग सॉफ्टवेयर की भाई रिक्वेस्ट बनाने वाला एक बंदा होना चाहिए, अप्रूव करने वाला दूसरा बंदा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग सिस्टम सॉफ्टवेयर होने चाहिए। फिर कम्युनिकेशन चैनल, जब भी रिक्वेस्ट आए, आपके सिक्योर्ड ईमेल से आए या फिर मल्टी फैक्टर लॉगिन है वहां से रिक्वेस्ट आने चाहिए, कम्युनिकेशन चैनल्स। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होना चाहिए, मतलब जब भी चेंज करना है, चेंज करने से पहले कॉल करके कंफर्म करना चाहिए किसी ने, जिस बंदे ने अप्लाई किया था मॉडिफिकेशन के लिए। ठीक है, बहुत सारे फ्रॉड्स होते रहते हैं जहां पे वेंडर के गलत डिटेल्स चेंज करके पैसे की चोरी होती है, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है, वो समझिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स में बहुत प्यारा, बहुत स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्टेड सेफ सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए लोगों को एजुकेट करना चाहिए, कैसे उसको यूज करें, कैसे फिशिंग और बाकी जो अटैक्स है उससे बचे, और पूरा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए फंड ट्रांसफर करने से पहले। मल्टीपल ऑथराइजेशन हो सकता है, ड्यूअल ऑथराइजेशन हो सकता है, 2 लोग का ऑथराइजेशन हो सकता है, फुलफिल होना चाहिए। पैच की अगर बात करें, पैच एक छोटा सा सिस्टम अपग्रेड होता है, सिस्टम चेंज होता है, जिससे सिस्टम की वीकनेस दूर होती है और सिस्टम स्ट्रांग बनता है। अगर इसको ठीक नहीं करोगे साइबर अटैक्स हो सकते हैं। अगर साइबर अटैक होते हैं तो देखना चाहिए कि भाई कोई पैच आया था क्या, पैच आया था, उसको इंस्टॉल नहीं किया, उस वजह से प्रॉब्लम है क्या। तो देखना चाहिए कि भाई पैच के नोटिफिकेशंस बराबर आ रहे हैं, पैच आ रहा है तो उसको पहले अलग से टेस्ट किया जा रहा है, फिर मेन सिस्टम में लाया जा रहा है, रेगुलर बेस पे स्कैनिंग हो रही है कि कोई सिस्टम अपग्रेड, सिस्टम चेंज की जरूरत है क्या। अगर आपके बहुत स्ट्रिक्ट वेंडर कंट्रोल्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कंट्रोल्स होंगे, पैच मैनेजमेंट होगा, तो फिर चीजें सेफ चलेगी। रिमोट ऑडिट, ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक टूल्स को यूज करके पार्शियली या पूरा ऑडिट करते हैं, उसको रिमोट ऑडिट बोलते हैं। प्लानिंग करके इसको कर सकते हैं। पेंडेमिक में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। रिमोट ऑडिट में होता क्या, पहले फिजिबिलिटी, दोनों टाइप के लोग के पास अच्छे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स है ना, हार्डवेयर है ना, सॉफ्टवेयर है ना, अंडरस्टैंडिंग है ना, समझना पड़ेगा। फिर प्रिपरेशन में, फिर आपको प्लानिंग प्रिपरेशन या फिर जो प्लानिंग बोलते हैं, प्लानिंग के अंदर टाइम फिक्स करना पड़ेगा, कौन से डेटा रहेगा, प्लेटफॉर्म फिक्स करना पड़ेगा, कौन से क्लाउड के ऊपर डेटा आएगा, सिक्योर किस तरीके से वो फिक्स करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन में ओपनिंग मीटिंग्स होगी, इंटरेक्शंस होंगे, कोऑर्डिनेशन सेट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स शेयर किए जाएंगे। इसमें खास ख्याल रखना है कॉन्फिडेंशियलिटी का, डेटा सिक्योरिटी का। पहले तो वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करिए, पूरा एनक्रिप्टेड यूज करिए ताकि हैकर्स को आपके नेटवर्क के बारे में पता ना चले। फिर आपका डेटा सिक्योर रहना चाहिए, लिमिटेड पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, उसके बाद में डेटा डिलीट कर देना चाहिए। जो भी डेटा ऑडिट के लिए आया है लिमिटेड पर्पस के लिए यूज करो और बाद में उसको डिलीट कर दो, रिमूव कर दो। कोई स्क्रीनशॉट नहीं होना चाहिए, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसके अंदर परमिशन लेके छोटे मोटे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो ऑडिट फाइल का पार्ट बने। और रिस्क असेसमेंट, बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है, डेटा ब्रीच हो सकता है, अनऑथराइज्ड चेंजेस हो सकते हैं, लीकेजेस हो सकते हैं, गलत अकाउंटिंग हो सकती है, ओपन गलत हो सकता है।
क्या क्या रिस्क है देखते रहना चाहिए रिमोट ऑडिट में और उसको मैनेज करते रहना चाहिए, कंट्रोल करते रहना चाहिए। एडवांटेज क्या है रिमोट ऑडिट का? नो सिलेक्शन फी, कोई डिसरप्शन नहीं होती रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज। अकाउंटिंग टीम अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से डेटा शेयर कर सकती है, उनका काम हैम्पर नहीं होता। सिलेक्शन, ऑडिट करने के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट लगते हैं, अलग नॉलेज के लोग लगते हैं, बड़े आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो ये जो एक्सपर्ट, ये जो अच्छे लोग हैं, कहीं से भी बैठकर ऑडिट कर सकते हैं। बहुत बार टेम्पररी एक्सेस मिलता है अकाउंटिंग सिस्टम का, तो सारा डेटा रिपोर्ट खुद जनरेट करते हैं, बहुत रिलायबल एविडेंस मिलता है। एंजॉइंग द कंफर्ट, अपने हिसाब से पर्सनल काम, ऑफिस के काम को मैनेज करके चल सकते हैं। एफिशिएंसी, बहुत ही कम ट्रैवलिंग, बहुत कम खर्चे में बड़े आसानी से रिमोट ऑडिट हो सकता है। डिसएडवांटेज, कनेक्टिविटी इशू के कारण कम्युनिकेशन गैप्स, कम्युनिकेशन इश्यूज, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। विजुअलाइजेशन, हम देख नहीं पाते कि भाई एक्चुअली में लोग की बॉडी लैंग्वेज क्या है, लोग के फेस एक्सप्रेशंस क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल चीजें कैसी चीज दिख रही है, वो हमको समझ में नहीं आता। इंटीग्रिटी, हो सकता है कि लोग फॉर्जरी करके, कुछ टूल्स यूज करके नकली ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स बनाए, नकली पीडीएफ बनाए। कल्चर लीगल चैलेंज, कल्चर नहीं समझ, अलग अलग लॉ होते, कल्चर नहीं समझ पाते, अलग अलग लॉ नहीं समझ पाते, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। सिक्योरिटी, डेटा लीक हो सकता है, डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है, अनऑथराइज्ड चेंजेस हो सकते हैं क्लाइंट्स की अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो डेटा एनालिटिक्स, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना, उसको स्टडी करना, उसको एनालाइज करना, उसकी मदद से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना। डेटा एनालिटिक्स में हम पैटर्न्स, डेटा के बीच में कुछ पैटर्न्स है, कोई पर्टिकुलर सेल कोई पर्टिकुलर मंथ में इंक्रीज होता है, कोई पैटर्न हमको समझ में आता है, कुछ अनयूजुअल चीजें हैं, अनयूजुअल इंक्रीज डिक्रीज है, ठीक है, तो हमको ये तो डिस्कवर करते पैटर्न से अनयूजुअल चीजें मिलती हैं। ऑडिट के लिए एनालिटिक्स बड़े काम के हैं। फ्रॉड, अनयूजुअल टाइम पे एक्सेस है, गलत लोकेशन से एक्सेस है, गलत आईडी से एक्सेस है, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है। इसलिए हम बहुत मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन एनालाइज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, चेस कर सकते हैं कम समय में, डीप इनडेप्थ चेकिंग कर सकते हैं, इसलिए इंप्रूव होती है क्वालिटी, एफिशिएंसी बढ़ती है, क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स, कैट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं डेटा एनालिटिक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर है, केसवेयर, एसीएल ऑडिट कमांड लैंग्वेज, अल्ट्रेक्स, पावर बीआई। सभी के अंदर कुछ कॉमन फीचर है। ये सभी सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, डेटा को क्लीन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके इसको लोड कर सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, विजुअलाइजेशन हो सकते हैं। इसमें छोटे मोटे काम करने के लिए स्क्रिप्ट लिख के ऑटोमेटेड वर्किंग हो सकती है, ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन चेक करना, ऑटोमेटिकली ग्राफ बन जाना, ऑटोमेटिकली रेशियोज निकालना, ये हो सकता है। हर सॉफ्टवेयर की खासियत है, केसवेयर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों कर सकता है। ऑडिट कमांड लैंग्वेज में खास ऑडिट के लिए फीचर्स दिए हुए हैं, खास ऑडिट करना है। एल्ट्रेक्स लाइव रियल टाइम डेटा एब्सॉर्ब करके डैशबोर्ड में बता सकता है। पावर बीआई भी रियल टाइम डेटा एक्सट्रैक्ट करके बता सकता है। केसवेयर के बारे में बताइए, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम करता है। ये अकाउंटिंग ये अकाउंटिंग भी कर सकता है, ऑडिटिंग भी कर सकता है। सभी टीम मेंबर्स को एक साथ अकाउंटेड डेटा, ऑडिटेड डेटा मिल जाता है इसकी मदद से। एसीएल बहुत बड़ा प्रोसेसर है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ रोज को एक साथ एब्सॉर्ब कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, उसके अपने आप चेक लगा सकता है, रिस्क असेसमेंट कर सकता है, सैंपलिंग कर सकता है, ट्रायल बैलेंस चेक कर सकता है, डेबिट क्रेडिट अकाउंट चेक कर सकता है, बैलेंसिंग चेक कर सकता है, सम चेक कर सकता है, क्रॉस चेक कर सकता है चीजों को, ठीक है, ये कर सकता है। अल्ट्रेक्स लाइव आपके डेटा, आपके लॉजिस्टिक्स का एग्जांपल है। कॉन्ट्रैक्ट उठाया, वहां से रेट्स लिए, कस्टमर ऑर्डर्स लिए, रेवेन्यू प्रेडिक्ट किया, एक्चुअल रेवेन्यू से कंपेयर किया कि एक्चुअल रेवेन्यू सही है कि नहीं है, ये काम कर सकता है। पावर बीआई बहुत पावरफुल है, डेटा लेकर के उसको प्रेजेंट कर सकता है, हाईलाइट कर सकता है अनयूजुअल चीजें, ठीक है, अजीबोगरीब टाइम पे सेल है, अनयूजुअल चीजों को हाईलाइट कर सकता है, नॉन बिजनेस आवर्स जहां पे वो फ्रॉड हो सकता है। ऑटोमेटेड टूल्स की अगर हम बात करें, ब्रेन, ब्लॉकचेन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो हमारे आसपास के जितने भी गैजेट्स है, गैजेट्स में एक छोटी सी चिप, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जा सकता है जो कि बहुत सारी चीजें नोट कर सकता है और ट्रांसमिट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने एसीज, अपने लाइट्स, अपने फैंस, अपने रेफ्रिजरेटर्स, अपने कॉफी मशीन्स, ये कंटिन्यूअसली ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली टेक्नोलॉजी है, ये मेजर करती है कितना यूसेज है एक पर्टिकुलर डिवाइस का, कितना पावर कंजम्पशन है, कितने बार बंद हुआ, शुरू किया, किसने बंद शुरू किया, मेजर करता है। वाईफाई से कनेक्ट होकर डेटा भेजता रहता है,
ठीक है, ये डेटा का एनालिसिस होता है, एनालिटिक्स निकलता है, बहुत सारे इंसाइट्स, कंज्यूमर बिहेवियर के इंसाइट, बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं, डिवाइस के इंसाइट्स, कंज्यूमर बिहेवियर के इंसाइट्स मिलते हैं। आप इसको कनेक्ट कार्स के अंदर यूज कर सकते हैं ताकि कार एक में एक से कम्युनिकेट करे, एक्सीडेंट ना हो। घर पे हम डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं होम सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, हम मशीन्स में लगा सकते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए कब मेंटेनेंस का समय आ गया है ताकि सिस्टम ब्रेकडाउन ना हो। इन्वेंट्री मूवमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। कुकिंग में हेल्प कर सकता है कि भाई कुकिंग में आपको हेल्प कर सकता है कि कुकिंग आपकी कितनी चीजें आप देख सकते हैं, कब से कितने कितने टेम्परेचर पे है चीजें, कब से चीजें शुरू है, कितने मिनट के लिए शुरू है, कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है विद गैजेट्स, वो समझ सकते हैं। बिजनेस करने का तरीका विद न्यू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, पूरा तरीका बदल जाएगा, स्ट्रेटेजीज बदल जाएगी, किस चीज पर फोकस करना बदल जाएगा। ऑडिट करने का तरीका बदल सकता है कंप्लीटली। ठीक है, ऑडिटर के पास अब बहुत सारा डेटा मिल सकता है आईओटी से, स्किल को इंप्रूव करने की जरूरत है, नए नए तरीके हो जाएंगे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के। ठीक है, लेकिन ये डिवाइस की हाइजैकिंग हो सकती है, डेटा साइफन ऑफ हो सकता है, इसको बॉटनेट बनाकर इसकी मदद से डिनायल ऑफ सर्विस के अटैक्स होते हैं, डेटा ब्रीच, डिवाइस थेफ्ट एंड सो ऑन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर इस तरीके से काम करते हैं, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग सोचता है, ह्यूमन बीइंग रीजनिंग करता है, उस तरीके से काम करते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत जगह ट्रांसपोर्ट, ऑटोमेटिक गाड़ियां चलने के लिए, ऑटोमे मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक होने के लिए, डिजिटल असिस्टेंट आपको इंटेलिजेंट जवाब देने के लिए, प्रेडिक्शन के लिए, बहुत जगह यूज हो सकता है ये। ऑडिटर को समझना चाहिए एआई का अल्गोरिदम उसका क्या है, बिजनेस पे क्या इंपैक्ट है, कितने काम एआई कर रहा है, इससे अलग अलग चैलेंजेस क्या निकल के आएंगे। गलत ऑपरेशंस हो सकते हैं, डेटा लीक हो सकता है, रिस्क क्या है, डेटा लीक हो सकता है, ऑपरेशंस गलत हो सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे हमने एग्जांपल लिया था अपने आर्ट का, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आर्ट की ओनरशिप अपने को ब्लॉकचेन यूज करना है, तो आर्ट का ओनर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे बहुत सारे लोगों के पास एक ब्लॉक बनेगा कि ही इज द ओनर ऑफ द एसेट। जब वो ट्रांसफर करेगा तो और एक ब्लॉक सबको बनेगा। तो बेसिकली जब भी कोई इवेंट और कंडीशन होगी, सब एक प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद, सबके ऑथराइजेशन के बाद एक ब्लॉक बनता जाएगा। तो एक ही डेटा हंड्रेड्स ऑफ मशीन के ऊपर रेप्लिकेट रहेगा। इसका फायदा क्या है? एक मशीन को हैक करके आप डेटा बदल भी दोगे, बाकी सब मशीनें नहीं बदली है, डेटा को मैनिपुलेट करना, चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी भी चीज की पूरी हिस्ट्री मिलेगी और बहुत ही रिलायबल हिस्ट्री होगी, क्योंकि मैनिपुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। उसको हम ब्लॉकचेन, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें डिसेंट्रलाइज्ड एन्क्रिप्टेड लेजर्स होते हैं, बहुत जगह सेम इंफॉर्मेशन सेव होती जाती है, एक प्रोटोकॉल से वैलिडेट होकर ब्लॉक्स बनते जाते हैं, सीक्वेंस में बनते हैं। बहुत सारे बिटकॉइंस ये चूज यूज करते हैं। जब ब्लॉकचेन में हम कोई कोड इंसर्ट कर दे कि कंडीशन फुलफिल हुई तो एक ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए, उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि भाई ट्रांसफर हुई, आर्ट ट्रांसफर हुआ तो उसका 10% पेंटर को मिलता रहे, आर्टिस्ट को मिलता रहे। ऑडिट इंप्लीकेशन, आपको समझना पड़ेगा सिक्योरिटी सिस्टम्स कैसे चल रहे, क्रिप्टोग्राफी कैसी है, आपके सॉफ्टवेयर में इंटरफेस है, ऑडिट क्या बोलते हैं, अगर ब्लॉकचेन के एपीआईज है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि कहां का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्या किस तरह का एनक्रिप्शन है, कौन सा डेटा उसमें सेव किया जा रहा है, उसमें कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या, क्या ब्लॉकचेन के सॉफ्टवेयर बराबर बने हैं, बराबर उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई लॉ एप्लीकेबल है क्या, क्योंकि भाई वर्नेबिलिटीज है, ब्लॉकचेन का सॉफ्टवेयर बराबर नहीं हो तो वो बराबर ऑपरेट नहीं करेगा। ट्रांजैक्शन इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल सही होने चाहिए। हो सकता है कि ब्लॉकचेन में जिसने बनाया वही लॉग आउट हो जाए, ठीक है, ब्लॉकचेन के रेगुलेशंस पूरी दुनिया में आ रहे हैं, वो फॉलो होने चाहिए। एनएफटी मतलब क्या? नॉन फंजिबल टोकन। एनएफटी एक डिजिटल एसेट है, ये एक टोकन है, जो एक टोकन है, एक की है जो बताता है कि आप ओनर हो किसी फोटो के, किसी वीडियो के या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फाइल के। ये ओनरशिप बताता है। ये आप डिस्प्ले कर सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर कि आप ओनर हो कोई पर्टिकुलर चीज के। इसमें डिजिटल एसेट होता है, ठीक है, आर्ट, म्यूजिक, गेम्स, और एक यूनिक कोड से आप आपका कोड है, टोकन है, जिससे आप उसके ओनर ऐसे कहलाओगे। आप ये खरीद सकते हो, एनएफटी दूसरों को बेच सकते हो, ठीक है। अब मल्टीपल अलग अलग देशों में अलग अलग लॉज है। कॉपीराइट, क्या इस तरीके से आप कॉपीराइट एक में से दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं? इसके अलग अलग चैलेंजेस आएंगे, इसके डिस्प्यूट्स आएंगे, ठीक है। पता नहीं आगे इसका मार्केट रहेगा लिमिटेड, आगे इसका मार्केट रहेगा कि नहीं रहेगा, और कहीं चोर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वैसे इसमें ब्लॉकचेन यूज होता है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन,
जब हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का नॉलेज यूज करके जो रिपीटेटिव नेचर के टास्क है, लेबर इंटेंसिव टास्क है, ठीक है, वो हम लोग मशीन्स की बेसिस पे, सॉफ्टवेयर की बेसिस पे करने लग जाते हैं अच्छे स्पीड पे, उसको रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन बोलते हैं। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हुआ है तो समझना जरूरी है, कौन से ट्रांजैक्शंस पे इंपैक्ट है वो समझना जरूरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां इंपैक्ट है समझना जरूरी है। हो सकता है कि ऑपरेशंस बराबर ना हो, ऑपरेशंस गेट डैमेज, ऑपरेशन गेट्स हैम्पर्ड, ठीक है। हो सकता है कुछ भी चेंज हो जाए छोटा मोटा सिस्टम के अंदर तो उसका एडवर्स इंपैक्ट हो जाए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन ना चले, ठीक है। हो सकता है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आउटपुट उस तरीके से काम ना करे। देखना चाहिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। कंट्रोल कंसिडरेशन, हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं हम और भी ज्यादा सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और इस वजह से टेस्ट ऑफ कंट्रोल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू सब्सटैंटिव टेस्टिंग ऑडिट के अंदर। तो ऑडिटर को कंट्रोल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, इंडस्ट्री कौन सी नई टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा है, कैसे बिजनेस प्रोसेसिंग कर रहा है, कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कर रहा है। फिर जो नए टेक्नोलॉजी है उसके रिस्क भी पता होने चाहिए, कहां पे हैकिंग की रिस्क है, ब्रीच की रिस्क है, डेटा डिलीट होने की रिस्क है, रैंसमवेयर की रिस्क है, रिस्क पता होने चाहिए। इससे हमको समझ में आएगा किस तरह की एक्सपर्टीज, किस तरह का नॉलेज हमको लगने वाला है। तो मैसेज एकदम क्लियर है, बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ रिस्क आर देयर, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू चेक कि मिसस्टेटमेंट्स है कि नहीं। अब यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहे टेक्नोलॉजिकल रिस्क का, भाई क्या अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजिकल रिस्क रहेंगे। DA.100 हमने आईटी रिस्क पढ़ा था, 90% मेजोरिटी पॉइंट्स बिल्कुल सेम है, वही है। मैं बोलूंगा कि वो जो आईटी रिस्क हम लोगों ने पढ़ा था, रिस्क ड्यू टू टेक्नोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा था, वही इसको अप्लाई करें एज इट इज। इसको अलग से पढ़ने की, याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट, नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट जो है इट विल बी लेड बाय ह्यूमंस, डेफिनेटली ह्यूमंस विल लीड इट, लेकिन इट विल बी पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड इट विल बी ड्रिवन बाय डेटा। जबरदस्त टेक्नोलॉजी का यूज होगा, जबरदस्त डेटा का यूज होगा। इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज है, फिर वो ड्रोन हो कि ऑग्यूमेंटेड रियलिटी हो या वर्चुअल रियलिटी हो या फिर मेटावर्स हो, बायोमेट्रिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, ये सभी चीजें रिवोल्यूशनाइज कर रही है बिजनेस को और ऑडिट प्रोसेस को भी। देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। एक एक करके टेक्नोलॉजी को देखते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी, हमने हमने टिकवुड के जो प्लांट्स है उसका एग्जाम्पल लिया था। तो आप ड्रोन यूज कर सकते हो आपके ऑडिट प्रोसेस के अंदर। ड्रोन के ऊपर आप कैमराज, हाई क्वालिटी कैमराज और सेंसर्स को रख सकते हो, लोड कर सकते हो, फिट कर सकते हो, जो जाकर के एसेट्स के फोटोग्राफ्स ले, वीडियोस ले, उसको काउंट करे, ट्रीज को काउंट करे, उनके लेंथ को काउंट करे, उनकी मैच्योरिटी को काउंट करे, ठीक है। ये डेटा पूरा जमा होता है एक जगह पे, एक जगह पे आता है। और भी बाकी सोर्सेस से डेटा लो, मैनुअल सोर्सेस, बारकोड रीडर, वहां से भी डेटा लो, ये देखने के लिए कि जो ड्रोन ने डेटा इकट्ठा किया वो कंप्लीट है क्या, वो एक्यूरेट है क्या, वो रिलायबल है क्या। तो ड्रोन के यूसेज के बारे में बताओ, कैसे एग्जामिनेशन काम आएगा वो बताओ, कैसे दूसरे सोर्स से डेटा इंटीग्रेट करना वो बताओ, कैसे कंप्लीटनेस एक्यूरेसी चेक होती है वो बताओ। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी मतलब क्या, जब आप कोई डिवाइस पहनते हो या कोई डिवाइस की मदद से आप एक डिजिटल ओवरले करते हो रियल चीजों के ऊपर। एक आपने ग्लास पहन लिया और आप जाकर, तो इमेजिन करिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं, जैसे आपने कोई लाइन आइटम देखा, आपको पिछले 5 साल की हिस्ट्री मिल गई, आपको उसका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गया, उसके अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स मिल गए, दिखने लग गए। उसको ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, मतलब रियलिटी प्लस डिजिटल लेयर उसके साथ में। तो बहुत सारे ये आ सकते हैं ऑडिट के काम में। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी में आप आपके ऑफिस में बैठे हुए हो और वहां पर टेक्नोलॉजी की मदद से आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी गोडाउन में हो, आप किसी प्लांट में हो, आप किसी थिएटर में हो, आप किसी एरोप्लेन में हो। उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। मतलब आप बैठे हो और गोडाउन के अंदर 360 कैमरास लगे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आप गोडाउन में मौजूद हो, आप फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड कर रहे हो, इन्वेंट्री को देख पा रहे हो, वो ऑब्सोलीट है क्या वो समझ पा रहे हो, लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, आपके साथ और 3-4 लोग मिलकर इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन्वेंट्री फिजिकल वेरिफिकेशन आपने ऑफिस में बैठे बैठे अटेंड कर ली, उसको वर्चुअल रियलिटी हम लोग बोलते हैं। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी बहुत जगह आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स इमेजिन कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से बिल्डिंग्स बनेगी, मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, उसको कैसे कस्टमाइज करे, उसकी डिजाइन कैसे चेंज करे, उसके लिए
हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर ऑपरेशन करते करते वाइटल स्टैट्स और ओपिनियन दे सकता है एआई से। विजन प्रो एक उसी तरह का ग्लास है जिसमें वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का फील आ सकता है। मेटावर्स क्या है? तो मेटावर्स इज अ डिजिटल स्पेस। ये एक डिजिटल स्पेस है, 3D डिजिटल स्पेस है, डिजाइन की गई है। जैसे हम लोग रियल एस्टेट में चीजों को बनाते हैं, हम लोग घर बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, रेस्टोरेंट्स बनाते हैं, वैसे यहां पर आप इलेक्ट्रॉनिकल चीजों को बना सकते हो और जो आपकी टेक्नोलॉजी, सभी टेक्नोलॉजी की मदद से उससे जुड़ सकते हो। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, सब कुछ यहाँ पे आकर, क्योंकि पूरा डिजिटल वर्ल्ड है, पूरा डिजिटल वर्ल्ड आप बना सकते हो। यहाँ पे सब लोग डिजिटल स्पेस में मिल सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और फिर से ऐसा फील आएगा एज इफ रियल लाइफ, जो वर्चुअल रियलिटी का फील है, रियल लाइफ कॉन्वर्जेशन हो रहे हैं, रियल लाइफ चीजें चल रही है, ऐसा फील आएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर आप चीजों को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, बहुत सारे फीचर्स रहेंगे। मेटावर्स डिजिटल इकोनॉमी को भयंकर बूस्ट करेगा। जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, मेटावर्स में होने लगेगा। मेटावर्स को गवर्न भी करना पड़ेगा, लोग फ्रीडम का मिसयूज कर सकते हैं। वहां पे एक नया चैलेंज आएगा आइडेंटिटी का। एक ही आदमी मल्टीपल आइडेंटिटी ले सकता है, तो शायद केवाईसी हमको बहुत स्ट्रिक्ट लगाना पड़े। और सब लोग सिंक्रोनाइज होने चाहिए, बहुत हाई क्वालिटी नेटवर्क और आपको डिवाइसेस लगेंगे ताकि रियल टाइम में चीजें बहुत स्मूथली हो सके। ये चेंजेस आएंगे। कहां का यूज होता है? वर्चुअल बैंकिंग में। तो बैंक का एक मेटावर्स हो सकता है जहां पे आप आपका वर्चुअल अकाउंट ओपन कर सकते हो, ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, आपकी क्वेरीज पूछ सकते हो, आपको पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस मिलेगा। डिजिटल एसेट मैनेजमेंट, डिजिटल एसेट्स जो है, जैसे आपके एनएफटीज है, एनएफटीज का शोरूम रह सकता है, उसकी बाइंग एंड सेलिंग मेटावर्स में हो सकती है, ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, बिडिंग हो सकती है, ऑक्शन हो सकते हैं। टीचिंग के अंदर मेटावर्स आ सकता है। आपको लगेगा आप क्लास में बैठे हुए हो, प्रोफेसर से इंटरेक्शन चल रहा है, बाकी लोगों से इंटरेक्शन चल रहा है, सब लोग मिलकर पढ़ रहे हैं, मिलकर टेस्ट लिख रहे हैं, ये आपको फील आएगा। वर्चुअल मीटिंग्स में सब लोग साथ में मिलकर बैठे हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, एक की बात सुन रहे हैं, ये आपको फील आएगा। डेटा विजुअलाइजेशन, इसके अंदर जैसे मंथली एमआईएस है, एक्सेल फाइल भेजने के बजाय सब लोगों को मेटावर्स पे बुलाया गया, उनको डेटा दिखाया गया ग्राफ्स में, पाई चार्ट्स में, अलग अलग तरीके से। आप डेटा को टच करके उसके डिटेल में जा सकते हैं, कुछ डेटा को अलग कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं डेटा के ऊपर मेटावर्स में जाके। चैलेंजेस तो रहेंगे, सिक्योरिटी, डेटा ब्रीच के चैलेंजेस है, डेटा सिक्योरिटी के चैलेंजेस है, चीजें नेटवर्क फेल हो जाएगा उसके चांसेस है, आपको कौन सा लॉ लगेगा, कौन से टैक्सेस लगेंगे उसके, ये है। कंक्लूजन ये है, अपॉर्चुनिटी है, रिस्क भी है। आप कंटिन्यूसली खुद को अपडेट रखिए, नए टेक्नोलॉजी को सीखते रहिए, तो आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे।